हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेस क्लाउड लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, जो कि 25 नवंबर 2021 का है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक ही क्वेश्चन आज। विच सिटी टॉप्ड इन द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबको पता है कि 2030 तक हमने अचीव करने हैं। टोटल 17 गोल अचीव करने हैं। तो उसके बेसिस पे एक इंडेक्स तैयार किया है कि कौन सी सिटी जो है वो 2030 तक वो गोल्स को अचीव करने की तरफ जा रही है। तो बेस्ट शहर जो है वो कौन सा है, शिमला है दोस्तों। तो ए जो है वो आंसर होगा। और कहां पे है ये, हिमाचल प्रदेश में। तो आप यहां पे देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स। और एक बात और याद रखनी है कि ये इंडेक्स किसने निकाला है, ये नीति आयोग की तरफ से ये इंडेक्स निकाला गया है। और ये इसमें एक और खास बात है कि ये नीति आयोग के द्वारा पहली बार जो है वो जारी किया गया है। तो पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें सबसे अच्छा शहर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ जा रहा है, जो 2030 तक अचीव कर सकता है, वो है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो आप देख सकते हो एसडीजी गोल्स को अचीव करने की ओर ये शहर शिमला पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो है वो कोयम्बटूर है तमिलनाडु के अंदर, और तीसरा हो गया हमारे पास शहर चंडीगढ़। और आप कह सकते हो कि इसमें सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं लिए गए। इसमें सिर्फ कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिए गए, 15। टोटल हैं कितने, 17। तो 2 नहीं लिए गए। एक तो एसडीजी गोल नंबर 17 ही नहीं लिया गया, जो कि है कि गोल्स के को अचीव करने के लिए आपको अलग अलग जगह पे पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ये नहीं लिया गया। और एक एसडीजी गोल नंबर 14 जो है वो इसमें नहीं लिया गया, लाइफ बिलो वाटर, वो नहीं लिया गया इसके अंदर। तो 2 नहीं लिए गए, अदरवाइज बाकी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बेसिस पे रैंकिंग की गई है। 56 अर्बन एरियाज की रैंकिंग की गई है इसमें। 77 एसडीजी इंडिकेटर्स को ध्यान में रख के रैंकिंग की गई है। और रैंकिंग जो है वो 0 से लेके 100 के बीच में की गई है, मतलब जिसका स्कोर जो है वो 100 होगा उस वो 2030 में अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा। वैसे भी इसकी 4 कैटेगरीज आगे बनाई गई हैं। एक है एस्पिरेंट कैटेगरी, एक है आपके पास परफॉर्मर कैटेगरी, एक है फ्रंट रनर कैटेगरी, एक है अचीवर कैटेगरी। अगर आपका स्कोर 100 है तो आप अचीवर के अंदर आ जाओगे।
अगर 65 से लेकर 99 के बीच में तो फ्रंट रनर हो गए, अगर 50 से लेकर 64 के बीच में है तो परफॉर्मर की कैटेगरी में आओगे, और अगर 0 से लेकर 49 के बीच में तो इसका मतलब आप एस्पिरेंट की कैटेगरी के अंदर आओगे। तो आपने याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर शिमला जो है वो सबसे ऊपर है, और इसमें आप देख सकते हो शिमला, हिमाचल प्रदेश, कोयम्बटूर दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु, चंडीगढ़ तीसरे पे, 3 याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे नीचे जो है वो धनबाद है, कहां पे? झारखंड के अंदर, ये भी आपने याद रखना है, सबसे नीचे धनबाद है। अगला आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में किस बैंक ने जो है वो टॉप किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एक तो हम निकालते हैं ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, एक हम हम कहते हैं कि हमारे नेशनल वाइज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स जो है वो कौन से हैं। दो लिस्ट आती है, लेकिन यहाँ पे हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, और ये लिस्ट जो है वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर निकाली है। 3 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, एक है हमारे पास बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, और एक हमारे पास नेशनल अथॉरिटीज जो साथ में होती हैं, जैसे आरबीआई हो गया, तो उनकी हेल्प से जो है वो इसको निकाला गया है। तो एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, एक है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एक है नेशनल अथॉरिटी, और इसमें सबसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ग्लोबल लेवल पे है जेपी मॉर्गन चेस। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप देख सकते हो जेपी मॉर्गन बिकम्स वर्ल्ड मोस्ट सिस्टमेटिकली बैंक, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जेपी मॉर्गन को रैंक किया गया, ऐसा तीसरी बार हुआ है दोस्तों, क्योंकि 2019 में भी और 2020 में भी जेपी मॉर्गन चेस को जो है वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा गया था। साथ में आप ये भी कह सकते हो कि ये वो बैंक होते हैं जो बेसिकली अगर डूब गए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे खतरा हो सकता है, मतलब फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, मतलब हमने किसी भी तरह से इन बैंक्स को बचा के रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, और आप कह सकते हो कि इनके साथ एचएसबी की हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन और एक सिटी ग्रुप, ये भी जो है वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में रखे गए हैं। तो 30 बैंक्स इसमें मतलब कैटेगराइज किए गए हैं, जो कि 4 बकेट्स में रखे गए हैं, मतलब 4 अलग अलग कैटेगरीज में रखे गए हैं, जिसमें सिस्टमेटिक, इंटरनेशनल, इंटरकनेक्टेड, कम्प्लेक्स, तो इन सारी चीजों को देख के जो है इनको रैंक किया गया है। और आपने एक बात याद और रखनी है कि 2011 में जो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वो जो है वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में बता रहा है, ताकि कल को कोई रिस्क आता है तो इन बैंक्स को बचाना फाइनेंशियल बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पे पेमेंट लिमिटेड, मतलब कह सकते हो NBBL, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, ऑन बोर्डेड विच कंपनी ऑन क्लिक पे टू फैसिलिटेट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। बहुत ही सिंपल है, तो आप देखो ध्यान से, ये कंपनी का नाम है टाटा पावर, मतलब टाटा पावर के जो कस्टमर्स होंगे उनको टाटा पावर एक मैसेज भेजेगा, तो उस मैसेज का काम क्या होगा कि वो मैसेज में क्लिक पे का एक लिंक होगा, उस क्लिक पे को जब कस्टमर क्लिक करेंगे तो सीधा ही जो है वो पैसे पे कर सकते हैं, कोई अमाउंट डालने की जरूरत नहीं, कुछ डालने की जरूरत नहीं, सीधा ही उस पर पे कर सकते हैं। और टाटा पावर ऐसी पहली कंपनी बन गई है दोस्तों, आप कह सकते हो पहली पावर कंपनी बन चुकी है जो कि क्लिक पे प्लेटफॉर्म को यूज करेगी, जो कि एनपीसीआई का है। तो याद रखना है, टाटा पावर ऐसी पहली पावर कंपनी जो क्लिक पे को यूज करेगा। तो टाटा पावर जो है वो क्लिक पे के लिंक को जनरेट करेगा और अपने कस्टमर्स को भेजेगा एसएमएस के थ्रू, कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करेंगे और सीधा पेमेंट डिटेल डालने की भी जरूरत नहीं, सीधा ही आपने बस पे के ऊपर क्लिक करना है और आप जो है पे कर सकते हो। तो पहली पावर कंपनी ऐसी बन चुकी है। और एनपीसीआई के बारे में जरूर याद रखोगे, एनपीसीआई के जो हेड हैं वो दिलीप असबे हैं, दिलीप असबे, और साथ ही साथ इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 2008 में। और टाटा पावर मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, मुंबई में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा, प्रवीर सिन्हा, याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the name of world first planetary defense mission which was launched by NASA? नासा के द्वारा एक प्लानिटरी मिशन, वर्ल्ड का पहला डिफेंस मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है दोस्तों डार्ट। आंसर क्या होगा? ए होगा। तो डार्ट लाइक आप कह सकते हो इसकी फुल फॉर्म जो है बेसिकली क्या है? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। जैसे मान लो ये आपके पास अर्थ है, तो इसके ऊपर कोई एस्ट्रॉयड टकराने वाला है, कोई पत्थर जो है वो टकराने वाला है, आप कह सकते हो एक बड़ा पत्थर जो है वो टकराने वाला है। एस्ट्रॉयड मतलब एक रॉकी स्ट्रक्चर, तो एक बड़ी टेरेस्ट्रियल बॉडी यहाँ पे टकराने वाली है, तो टकराने वाली है, तो इसका मतलब नासा एक मिशन भेजेगा जो कि डार्ट की तरह दिखता होगा, जो आप दीवार पे निशान लगाते हो तो उसको डार्ट कहा जाता है। तो
वो भेजेगा मिशन, तो वो क्या करेगा, इस एस्ट्रॉयड के साथ टकराएगा और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो रेदर देन वो यहां पे टकराए तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब अर्थ के साथ नहीं टकराएगा। तो ये मिशन है दोस्तों, अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, इसलिए इसको डिफेंस मिशन के नाम से। और ये डार्ट की तरह ही दिख रहा है, देखो डार्ट की तरह ही बिल्कुल दिख रहा है। तो ये नाम भी उसी से लिया गया है, तो इसका नाम है डबल एस्ट्रॉय रीडायरेक्शन टेस्ट। तो क्या होगा, इंटेंशनली हम जो है वो एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे डार्ट नाम से, और वो एस्ट्रॉयड डिडीमॉस के साथ टकराएगा जो कि 1500 माइल्स पर आवर की स्पीड से जो है वो आ रहा है। और डार्ट जो है वो फर्स्ट एवर स्पेस मिशन होगा जो एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्शन करेगा, मतलब एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट कर देगा अपने पास से बाय यूज काइनेटिक इंपैक्ट टेक्निक टू अल्टर द ऑर्बिट ऑफ एन एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड का जो पाथ है वो चेंज कर देगा। आप कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में कि एक स्पेस क्राफ्ट जो है वो एक स्पेस रॉक को, एक पत्थर को जो है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा जो कि हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है। क्योंकि अगर किसी पत्थर का डायमीटर या एक एस्ट्रॉयड का कोई डायमीटर 300 मीटर के आसपास हो, तो इसका मतलब वो किसी कॉन्टिनेंट के लिए खतरा हो सकता है, उसमें डिस्ट्रक्शन कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर गिरेगा आके, तो इसका मतलब कोई खतरा हो सकता है। लेकिन अगर वो 1 किलोमीटर के आसपास हो उसका डायमीटर, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इस डिडीमॉस का जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट 780 मीटर के आसपास है, तो इसको डिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो डिफ्लेक्शन के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया नासा की तरफ से, डार्ट मिशन। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। और नासा के बारे में याद रखोगे, नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। और बिल नेल्सन जो है वो 14th एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के और 2021 में ही अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने 2 स्कीम्स को लॉन्च किया है, एक तो तेजस्विनी, एक हौसला स्कीम्स। कौन सी स्टेट और यूनिटी के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तेजस्विनी और हौसला स्कीम दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्कीम्स हैं। इस बैंक के तहत जो है, जो औरतें हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, इसलिए जो है वो ये स्कीम स्टार्ट की गई। इसमें सरकार की तरफ से उनको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है ताकि वो कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्कीम है, औरतों के लिए है, 5 लाख रुपये दिए जाते हैं ताकि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें और आप कह सकते हो आगे जाके एंटरप्रेन्योर बन सकें। और होगी भी कौन से यूटी के लिए? जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए है, निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हो तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम कौन से बैंक के? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे 5 लाख रुपए, लेकिन जो एज है वो 18 से लेकर 35 के बीच में होनी चाहिए, वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ उनको एक और स्कीम का बेनिफिट भी मिलेगा, एक शिखर और एक शिकारा। शिकारा तो आपको पता है यार, वहां पे एक बोट चलती है जो डल जेल के ऊपर आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो वुलर लेक के ऊपर चलती है। तो शिखर मतलब टॉप के ऊपर पहुंचना। तो आप कह सकते हो ये पंजाब नेशनल बैंक की दोनों स्कीम्स हैं। शिखर स्कीम के अंदर होटल टूर टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा है, तो 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एज ए लोन, ताकि वो अपने होटल टूर को जो है वो क्या कर सके और मजबूत कर सके, अपनी होटल इंडस्ट्री को अच्छा कर सके, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत आई। शिकारा स्कीम के तहत 15 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि नया शिकारा परचेज कर सकें या पुराने वाले को रिपेयर करवा सकें। तो कश्मीर वैली के अंदर शिकारों का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो शिकारा का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शिकारा का बहुत ज्यादा टूरिज्म है, इसीलिए जो है वो इसके लिए 15 लाख रुपए की राशि रखी गई है। तो शिकारा में 15 लाख है, शिखर 2 करोड़ रुपया, और तेजस्विनी और हौसला के अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो याद रखना है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब बिजनेस वुमेन को इंप्रूव करना है और आगे बढ़ाना है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और साथ में जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करना है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो है मनोज कुमार सिन्हा जी। और साथ ही साथ आप याद रखोगे, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़, और एक आपको मिलेगा गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक यहाँ पे आपको मिलेगा डाचीगांव, डाचीगांव नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपको मिलेगा सलीम अली नेशनल पार्क। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बच्चे अभी भी पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हेमिस लिखा होगा। हेमिस दोस्तों लद्दाख के अंदर है, ये बात को याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एक नया क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या हो सके, स्टार्ट कर सके। मतलब इस बैंक के जो ब्रांचेस हैं, इस बैंक की जो रीच है, इस बैंक के जो कस्टमर्स हैं, उन तक पहुंचने के लिए जो है वो ये इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नेटवर्क यूज करेगा इस बैंक का, ताकि वो अपने क्रेडिट कार्ड जो है वो इन तक पहुंचा सके। और ये बैंक होगा HDFC। तो आंसर क्या होगा? बी होगा।
तो बहुत सिंपल है कि एचडीएफसी बैंक के जो कस्टमर्स हैं, एचडीएफसी बैंक की जो रीच है उसका यूज करके इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी के साथ मिलके क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करेगा और अपने कस्टमर्स को ये क्रेडिट कार्ड की सुविधा देगा। और ये दो कैटेगरी में जो है वो दिए जाएंगे, एक हमारे पास होगा एक्साइट, एक हमारे पास कौन सा होगा, एलिगेंस। कौन सा होगा, एलिगेंस। तो जो एक्साइट है वो 25,000 रुपए से स्टार्ट होगा, मतलब उसकी लिमिट जो है 25,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। इसकी लिमिट जो है वो 2 लाख से ऊपर होगी। तो ये दो कैटेगरी में दिया और इसमें रिवॉर्ड्स वगैरह सारी फैसिलिटीज जो हैं वो दी जाएंगी। और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद कर लें, एमडी और सीईओ वासुदेवन है, वासुदेवन, और हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। एचडीएफसी के पता ही आपको शशिधर जगदीशन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक एमओयू साइन किया है ताकि वो रिसर्च और एनालिसिस कर सकें कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का क्या इफेक्ट हुआ। वो एमओयू किसके साथ साइन किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ उन्होंने साइन किया है, ताकि वो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो कि उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, जो 2016 में स्टार्ट की गई, किसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसे जो है वो लोगों ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इसके ऊपर रिसर्च करेगा और इसके ऊपर केस स्टडी जो है वो तैयार करेगा। तो याद रखना है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इफेक्ट देखा जा सके रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का, कि कमर्शियल एयर ट्रेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, और साथ ही डाटा ड्रिवन पर्सपेक्टिव की आगे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह का हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो जान सकते हैं। और खास करके हम इसको एज ए केस स्टडी यूज कर सकते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए हम इसका जो है वो यूज कर सकते हैं, और कोई भी कल को पॉलिसी बनानी है इससे रिलेटेड, उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। रिसेंटली मेक माई ट्रिप ने भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ टाई अप किया है ताकि वो उड़ान स्कीम को प्रमोट कर सकें। इसके लिए मेक माई ट्रिप ने जो है वो एक पोर्टल जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो अपने पोर्टल के ऊपर लॉन्च किया है, सब पोर्टल कह सकते हो, जिसका नाम है एयर सेवा पोर्टल। तो उसके तहत उड़ान से रिलेटेड जो भी आप कह सकते हो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी यहाँ पे प्रदर्शित की जाएंगी। और गवर्नमेंट ने 21 अक्टूबर को उड़ान डे भी जो है वो डिक्लेयर किया है, उड़ान डे भी डिक्लेयर किया है, जो कि इस डॉक्यूमेंट का पहला रिलीज था, उसके बेसिस पे इसको किया गया है। तो अभी उड़ान का 4.1 वर्जन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें 78 नए रूट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। इससे पहले 766 रूट्स ऑलरेडी जो है वो उड़ान स्कीम के अंदर चल रहे हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोस्तों किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं। कहां से, मध्य प्रदेश से। पहले कांग्रेस के साथ थे, राहुल गांधी जी के दोस्त थे, और लेकिन अब बीजेपी में आ गए, तो उनको यूनियन मिनिस्ट्री मिल चुकी है सिविल एविएशन की। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से। क्लियर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया और कौन सी कंट्री ने ट्रेड पॉलिसी दोबारा से लॉन्च की है 4 साल के बाद। पहले ये पॉलिसी 2017 तक थी, और लास्ट मीटिंग भी जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में 2017 में हुई थी। तो ये अभी 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, तो ये यूएसए के साथ हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग इंडिया और यूएसए की ट्रेड पॉलिसी फोरम, ताकि आपस में ट्रेड को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। और न्यू दिल्ली में हुई है, ये बात याद रखनी है। और इंडिया की तरफ से जो हमारे यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स और इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो और इस मीटिंग के अंदर बात की गई कि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर सकते हैं, हम सर्विसेज आपस में ट्रेड कर सकते हैं, और किस तरह से बैरियर्स को हमने हटाना है आपस में ताकि हम अच्छे से ट्रेड कर सकें, उससे रिलेटेड इंडिया और यूएसए ने पॉलिसी जो है वो 4 साल के बाद बनाई है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से ही याद कर लें। कौन सी स्टेट और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक टाई अप हुआ है, मतलब वर्ल्ड बैंक उस स्टेट को लोन देगा ताकि एजुकेशन क्वालिटी को स्टेट के अंदर इंप्रूव किया जा सके, मतलब नई टेक्नोलॉजी खरीद सके स्टेट, नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सके, तो उसमें बहुत से बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है कि 50 लाख बच्चों को इसमें बेनिफिट दिया जाएगा, और केवल बच्चों को नहीं, इसमें टीचर्स को भी जो है वो ट्रेन किया जाएगा ताकि वो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को पढ़ा सके, जैसे रिकॉर्ड कर सकें लेक्चर को, ठीक है, डिजिटल बोर्ड का यूज कर सकें, नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें, और भी बहुत सी रोबोटिक्स का यूज कर सकें। ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, और इनको ये लोन दिया जा रहा है $250 मिलियन का जो है वो लोन दिया जा रहा है, और ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक लोन साइन एग्रीमेंट किया है ताकि 50 लाख स्टूडेंट आंध्र प्रदेश के अंदर शिक्षा तक पहुंचाया जा सके, शिक्षा मिल सके। और 40 लाख स्टूडेंट तो इसमें छठी क्लास से लेकर, मतलब 6 साल से 14 साल के बच्चे जो हैं, मतलब आप कह सकते हो कि 8वीं कक्षा तक जो है वो बच्चों को यहाँ पे जो है वो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू शिक्षा देने का जो है वो लक्ष्य रखा गया 45,000 गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो बहुत बड़ी बात है। 10 लाख बच्चों को जो 3 से 6 के बीच में है, खास करके जो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, उनको इसमें लिया जाएगा। और इवन 1,90,000 जो टीचर्स हैं और साथ में आंगनवाड़ी टीचर्स हैं, उनको भी जो है वो साथ में लिया जाएगा
ताकि उनको भी ट्रेनिंग दी जा सके, नई टेक्निक्स के बारे में सिखाया जा सके। तो आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली एक पॉलिसी चलाई थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हमारे पास TPF, याद रखोगे TPF, या आप इसको एक नाम और दे सकते हो, इसको आप कह सकते हो LTP भी कह सकते हो, LTP इसका मतलब है लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो बच्चों को और साथ में टीचर्स को ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और वर्ल्ड बैंक जो है वो $250 मिलियन लोन दे रहा है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखोगे, वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी, जहां पे IMF की भी शुरुआत की गई। 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1945 में इसको बनाया गया। इसके हेड जो है वो डेविड मालपास हैं, डेविड R मालपास, जो कि 13th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC है। और डायरेक्टर जो इंडिया में आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक के हैं वो हैं जुनैद अहमद, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड बैंक में, जुनैद अहमद। और साथ में याद रखना है वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज कितनी है, 189, IMF की कितनी है, 190। अगला है अटल इनोवेशन मिशन और विज्ञान प्रसार ने मिलके एक अनाउंसमेंट किया है कि अटल टिंकरिंग लैब्स, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर आती हैं, और इंगेज विद साइंस, जो कि विज्ञान प्रसार के अंदर आता है, दोनों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाई जाएगी, अटल इनोवेशन मिशन की अटल टिंकरिंग लैब्स और इंगेज विद साइंस, जो कि एक इंटरेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है विज्ञान सागर का, दोनों को इकट्ठा किया जाएगा। तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 9200 से भी ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स को इंगेज विद साइंस के थ्रू जोड़ा जाएगा, ताकि इंगेज विद साइंस जो है वो अपने OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी प्रदर्शना कर सके और भी बेहतर स्टूडेंट्स, टीचर या प्रिंसिपल्स को नई एक्टिविटीज जो है वो क्या कर सके, करवा सके। और इवन इसमें क्या होगा, जो मोटिवेट होंगे स्टूडेंट्स, और स्टेम कंटेंट जो है वो दिया जाएगा, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और अलग अलग तरह के प्रोग्राम करवाए जाएंगे इंगेज विद साइंस के थ्रू अटल टिंकरिंग लैब में। और जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके थ्रू इनको जो है वो रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि ये कोलैबोरेशन बहुत जरूरी था। और इसमें क्या होगा कि नई टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट की जाएगी इंगेज विद साइंस के द्वारा, और आप कह सकते हो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को, टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और याद रखना है इंगेज विद साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विज्ञान प्रसार का जो कि पूरे इंडिया में OTT चैनल प्रोजेक्ट के थ्रू, साइंस OTT चैनल के थ्रू दिखाया जाता है। और EWS एक्टिविटीज जो है वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, इससे बच्चे जो है वो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ों को सीख सकते हैं। और अटल टिंकरिंग लैब आपको पता ही है कि ये जो यंग माइंड है वो अपने आइडियाज़ को, अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं इन लैब्स के थ्रू। स्कूल्स में जो है बनाई जाती है, रोबोटिक्स के ऊपर काम करती हैं ज़्यादातर। और अटल इनोवेशन मिशन आपको पता ही है कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नीति आयोग का, और बच्चों में इनोवेशन माइंड जो है वो जगाने के बारे में ये बात करता है। और मिशन डायरेक्टर इसके हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव। और इवन विज्ञान प्रसार के बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं, जान सकते हैं। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी, और डॉक्टर नकुल जो है वो इसके हेड हैं, डॉक्टर नकुल पराशर इसके हेड हैं। डॉक्टर नकुल से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 5th नेशनल कनक्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स। कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में हुई, आप देख सकते हो। और इसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल, माइंस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो आपने याद रखना है पहली जो माइंस और मिनरल्स की कनक्लेव हुई थी वो रायपुर में हुई थी, याद रख सकते हो। रायपुर मतलब मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की, 2016 में हुई थी। तो अभी 2021 है तो 5वीं हुई है, क्योंकि 2020 में कोई मीटिंग नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इसमें एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इस पोर्टल का काम यही होगा कि जो भी एप्लीकेशन है माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड वो ट्रांसपेरेंसी हो सके, और खास करके जो भी उनको सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन ही इस पोर्टल के थ्रू मिल जाएंगी। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि ये 5th है और न्यू दिल्ली में हुई है, पहली रायपुर में हुई थी छत्तीसगढ़ में। और इवन नई 52 माइन ब्लॉक्स जो है वो एलोकेट की गई हैं 15 स्टेट्स को, और इसी उसके अंदर, और ये 15 स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अब जो है अलग अलग तरह के मिनरल जो है वो निकाल सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो प्रहलाद जोशी जी के अंडर आती है। प्रहलाद जोशी जी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, दारवाद कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटका में, याद रख सकते हो कहाँ पे, कर्नाटका। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन है, इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रेसिप्रोकल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट। मतलब अगर कोई इंडिया से कोई ट्रेवल करता है नेपाल में, तो इंडिया में कोविड करवा के जाएगा और उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो नेपाल में वैलिड होगा। ऐसे ही सेम नेपाल से कोई इंडिया आ रहा है तो जो नेपाल में टेस्ट कराया होगा उनका जो सर्टिफिकेट हो वैलिड होगा इंडिया में।
तो मतलब ऐसे नहीं कि इंडिया में दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो हम बात कौन सी कंट्री की कर रहे हैं, नेपाल की। इंडिया ऐसे बहुत से साइन कर चुका है, लेकिन सिंपली याद रखना है क्वेश्चन को स्लाइड से। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज हुई है, तो ये रिसेंटली इंडिया थाईलैंड के साथ भी करके हटा है। और ये कोविड-19 के कारण जो है वो ओनली सी पे हुई है, मतलब आप कह सकते हैं नॉन कॉन्टेक्ट हुई है, एट सी ओनली एक्सरसाइज थी कोविड-19 के कारण, और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के आसपास ये एक्सरसाइज हुई है। तो इसमें दोनों की कंट्रीज में जो नेवी का संबंध है वो और इम्प्रूव होगा, और ज्यादा कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों कंट्रीज में सामने आएगी। रिसेंटली ऐसी एक्सरसाइज जिसको हम कॉर्पोरेट एक्सरसाइज कहते हैं, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में भी हुई है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट है गोल्डमैन सैक्स प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ 9.8% फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। गोल्डमैन सैक ने जो है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 8.5% की है, ये फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। और अगर आप कहोगे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ईएसी, जो कि विवेक देबरॉय जी के अंडर आती है, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के चेयरमैन है ये, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 2022 में 5% करेंगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 में 5% करेंगे। और ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा आरबीआई की, तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.5% करेंगे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है अगर आप देखोगे अलग अलग में, लेकिन आपने सारी की सारी याद रखनी है। नेक्स्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है एनीमिया और चाइल्डहुड वेस्टिंग के अंदर, और खास करके कोविड-19 के कारण इंडिया की सिचुएशन और वर्स होती जा रही है इसके अंदर। लेकिन इंडिया जो है वो 13 में से 3 टारगेट जो है वो मैच कर सकता है। जैसे कि आप कह सकते हो चाइल्डहुड ओवरवेट के ऊपर इंडिया काम कर रहा है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर इंडिया काम कर रहा है, और साथ ही साथ जो है वो जो बच्चों को पोषण नहीं मिल रहा उसके ऊपर भी इंडिया काम कर रहा है। लेकिन 13 में से 3 ही अचीव कर पाएगा इंडिया, 10 जो है वो अचीव नहीं कर पाएगा। और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो ओबेसिटी, मोटापे के ऊपर जो है वो अपना जो है वो मतलब आप कह सकते हो उसके ऊपर उसको शायद अचीव ना कर पाए कोई भी कंट्री। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्लोबल इनोवेशन समिट, पहली बार ऐसी हुई है जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के ऊपर हुई है, उसको इनॉग्रेट किया है। तो ऐसी पहली बार ये मीटिंग हुई है। सिंपल सा इसका मतलब है कि इंडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, दवाइयों वाली इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल के साथ उनको मैच किया जा सके, इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आए, और साथ ही साथ जो है वो दोनों आपस में जुड़ के एक नई इनोवेशन की शुरुआत करें। एशियन डेवलपमेंट बैंक $300 मिलियन जो है वो लोन देगा इंडिया को, ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर को हम इम्प्रूव कर सकें। सिंपल है, ताकि ये लोन जो है वो खास करके 13 स्टेट्स को दिया जाएगा, ताकि स्लम एरियाज में हम हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकें। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। टोटल मेंबर कंट्री 68 है। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और इसके हेड जो हैं वो मस्तसुगु हैं, मस्तसुगु। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि फेडेक्स इंडिया जो है वो कुछ स्टेक जो है वो डिलीवरी कंपनी का खरीद सकता है। डिलीवरी कंपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप कह सकते हो कंपनी है, खास करके लॉजिस्टिक कोरियर सर्विस कंपनी है, जो बिजनेस टू बिजनेस और कस्टमर टू कस्टमर जो लॉजिस्टिक पहुंचाने में हेल्प करती है, मतलब सामान को पहुंचाने में हेल्प करती है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो अशोक कुमार हैं, अशोक कुमार गुप्ता, और इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतुल हैं, डॉक्टर अतुल वर्मा। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। नेक्स्ट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 59 एमओयू साइन किए अलग अलग कंपनीज के साथ, जो कि 35,000 करोड़ रुपए के एमओयू हैं, जो कि स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ ऑलमोस्ट 76,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इसमें मिलेगी। तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि, जो कि पहले नागालैंड के गवर्नर थे, लेकिन जो तमिलनाडु के गवर्नर थे बनवारीलाल पुरोहित जी, वो आजकल पंजाब के गवर्नर हैं। और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो MK स्टालिन हैं, याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 24 नवंबर 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या कहता है कि कैपिटल कितनी कैपिटल से जो है वो आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में जब उसने 1 अप्रैल 1935 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो आप याद कर रख सकते हो कि हिल्टन यंग कमीशन से रिकमेंडेशन से जो वो आरबीआई की शुरुआत की गई। 1934 में आरबीआई का एक्ट आया, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया। कितनी कैपिटल से? 5 करोड़ की कैपिटल से। और ये एज ए प्राइवेट स्टेक होल्डर बैंक के तौर से इसको स्टार्ट किया गया था। 5 करोड़ कह सकते हो या 50 मिलियन कह सकते हो, तो इतनी पेड अप कैपिटल से जो इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत सिंपल है, कॉर्प किरण लोन स्कीम जो है वो कौन से बैंक की है? तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। और आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दें, और इसी तरह से हंसते रहें। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, हंसते रहोगे तो इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव क्रिएट होगा और आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।